नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट से संबंधित सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में हमने कल हिंदी को स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो हालांकि अपलोड तो कर दी थी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनी थी क्योंकि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो अपन इस क्लास को आज दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी की पहली क्लास है। कल हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया था, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का, लेकिन आप अपन इसको स्टार्टिंग से ही दोबारा से मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा जो शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। अर्थात विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। अपन क्या करते हैं, भाषा का स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए कि सरल से कठिन होता है, कठिन से सरल होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सरल से कठिन लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। कैसे होता है कि जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं तो वो हमारे लिए प्रारंभ में कैसी होती है, कठिन होती है, लेकिन जब उसका हम बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो हमारे स्वभाव में मिल जाती है और वो हमारे लिए कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है। तो कठिन से लेकर सरल की ओर इसकी जो स्वरूप है वो होता है, ध्यान रखना है। प्रत्येक भाषा में है। जैसे मान लीजिए उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा अभी हमारे लिए कैसी है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि हमें उर्दू भाषा की शब्दावली नहीं आती, वर्णमाला ही नहीं आती। लेकिन जैसे हम उर्दू वर्णमाला को सीख लेते हैं, उर्दू को अच्छे से बोलना लिखना पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद में वो हमारे स्वभाव में मिल जाती है और उसके बाद में वो हमारे लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो इस पर ध्यान रखना है। प्रत्येक भाषा के जो स्वरूप है वो स्टार्टिंग में कठिन होता है और बाद में सरल की ओर चला जाता है। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी खुद की व्याकरण होती है, लिपि होती है तथा अपने अलग ध्वनि चिन्ह होते हैं। जैसे ए की जो ध्वनि है, ठीक है, ये हिंदी के सभी जगह ए वर्ण के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी। बै की जो ध्वनि है वो बै वर्ण के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी। अतः इसका एक स्टैंडर्ड है, एक मानक स्वरूप होता है। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुख्य रूप से 3 योग्यताएं होनी चाहिए: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा मतलब सीखने की इच्छा, अनुकरण मतलब फॉलो करना और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार आप जानते हैं, घोड़े को तालाब तक ले जाया तो सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता जब तक कि वो कैसा नहीं हो, स्वयं तैयार नहीं हो। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको अनुकरण होना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, तो किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है। व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम बात करें तो SBPL ध्यान रखना है। S मतलब सुनना, B मतलब बोलना, P मतलब पढ़ना और L मतलब लिखना। इसे अपन LSRW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। LSRW ध्यान रख ले या SBP ध्यान रख लो, एक ही बात है। भाषा के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की भाषाएं होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम एक एक की बात करते हैं। मौखिक भाषा जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तथा सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है तो वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे रेडियो से समाचार सुनना, मौखिक भाषा का। मोबाइल से बात करना, प्रत्यक्ष साक्षात्कार में नेताजी के द्वारा किसी सभा को संबोधित करना मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी प्रकार से लिखित भाषा जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है तो वहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग होता है। जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं इत्यादि, इसमें लिखित भाषा का प्रयोग होता है। अगली भाषा जो है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत के माध्यम से करता है तो वहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे एम्पायर के द्वारा आउट या नो बॉल का इशारा करना संकेत है। एक प्रश्न आया था SI में कि सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ी को रुकने व चलने की सूचना देना कौन सी भाषा होगी। तो आप जानते हैं, सड़क चौराहे पर जो भी व्यक्ति खड़ा होता है यातायात कर्मचारी, वो इशारे करता है, इसका मतलब संकेत देता है, अर्थात सांकेतिक भाषा होगी। क्लियर। अब बात आती है कि ये तीनों भाषाएं जो हमने बताई है अभी, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा, इनमें से सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो मौखिक भाषा है
और सबसे कठिन भाषा कौन सी है, तो सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है, क्योंकि संकेत ही निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, 2-3 नोट है, इनको ध्यान से देखना है। जब तक हमें कोई सार्थक ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है तब तक हर प्रकार की आवाज़ क्या होती है, संकेत मात्र होती है। जैसे हॉर्न है, बताओ किस में आएगा, मौखिक में आएगा कि संकेत में आएगा या फिर लिखित में आएगा। तो हॉर्न एक सार्थक ध्वनि नहीं है। घंटे की आवाज़, विशिल, ताली, चिड़िया का चहकना एक सार्थक ध्वनि नहीं है। और जब तक सार्थक ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तब तक उसे संकेत में गिना जाएगा। राइट। नियम नंबर 2 कहता है कि जब तक हमें कोई भी शब्द पढ़ने को नहीं दिया जाता है, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, तब तक वो हमारे लिए क्या होता है, चिन्ह होता है या संकेत होता है। जैसे यातायात के जो संकेत हैं, यातायात के जो चिन्ह हैं, वो क्या इसमें आएंगे, तो वो आएंगे संकेत भाषा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रमुख रूप से दृष्टिकोण की। तो हिंदी के हम 3 दृष्टिकोण पढ़ेंगे। पहला दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा पढ़ेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम ये जानेंगे कि इसका इतिहास क्रम क्या है, हिंदी कैसे हुई, इस हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। भौगोलिक दृष्टिकोण में ये जानेंगे कि अपन कहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और राजनीतिक दृष्टिकोण में ये जानेंगे कि हिंदी का उल्लेख पॉलिटी में कहाँ कर रखा है, संविधान में कहाँ उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपन जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है कि भाई भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है ना, इन सब की हम बात करने वाले। तो सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण या इतिहास की बात करें या फिर हिंदी के विकास क्रम की बात करें, तो हिंदी का जो विकास है मूल रूप से संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, अतः इसे मूल भाषा भी माना जाता है। संस्कृत मुख्य रूप से 2 प्रकार की संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए, और लौकिक संस्कृत वो संस्कृत जो जनता के द्वारा बोली गई है। मतलब कठिन भाषा थी स्टार्टिंग में, संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, बाद में लोगों ने अपने हिसाब से इसको डालना स्टार्ट कर दिया। तो जो अपने हिसाब से बताया लोगों ने, उसे लौकिक भाषा कहा गया, लौकिक संस्कृत कहा गया। और एज इट इज जिन्होंने लिखा वो वैदिक संस्कृत हो गई। ठीक है, तो लौकिक जो संस्कृत है ये जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। लौकिक भाषा परिवर्तनशील होती है। रामायण महाभारत लौकिक भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, इस बात को भी ध्यान रखना है। लौकिक जो भाषा है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय या अन्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लौकिक भाषा से ही पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, लौकिक भाषा से हुआ है। बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा पाली भाषा के बाद में हुई प्राकृत भाषा, तो जैन धर्म के द्वारा अपनाई गई भाषा है प्राकृत भाषा। जैन धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें आगम कहा जाता है, वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों ये भाषाएं एक दूसरी भाषा से निकली हुई हैं, यानी कि जैसे अपन किसी भाषा को बिगाड़ नहीं देते, अपने हिसाब से अपन बोलते हैं तो वो भाषा बिगड़ जाती है, बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है। जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर को अपन क्या कहते हैं, रामेश्वर रामेश्वर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है रामेश्वर। तो इसी प्रकार से पाली से प्राकृत भाषा हुई, और प्राकृत भाषा से बिगड़कर कौन सी भाषा हुई, अपभ्रंश भाषा हुई। ठीक है, और अपभ्रंश भाषा का ही एक जो स्वरूप है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा से पूछ लिया जाए कि किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अर्थात हिंदी जो शब्द है कैसा शब्द है, एक विदेशी शब्द है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, देखिए हिंदी भाषा का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, और वो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए आपसे ऑप्शन इस प्रकार से देता है कि संस्कृत से, अंग्रेजी से, उर्दू से या कोई नहीं, तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। ठीक है, और वो आपको अगर और भी ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दे दे, मान लीजिए ये ऑप्शन दे दे आपको 2 नंबर वाले कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से या अपभ्रंश से या अंग्रेजी से या कोई नहीं है, क्योंकि संस्कृत से किसका निर्माण हुआ था, पाली भाषा का हुआ था, पाली से प्राकृत का हुआ था। देखिए संस्कृत से लौकिक का, लौकिक से पाली का, पाली से प्राकृत का, और प्राकृत से किसका निर्माण हुआ है, अपभ्रंश का निर्माण हुआ है। अतः जो हमारा नियरेस्ट जो आंसर होगा वो अपभ्रंश भाषा होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अपभ्रंश भाषा, शौरसेनी भाषा दोनों दे दिया जाए तो हमारा आंसर शौरसेनी भाषा होगा। मतलब जो नियरेस्ट आंसर होगा वो ही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि हमने ये तीसरा एग्जाम्पल ये बना रखा है,
देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से, अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी भाषा के भौगोलिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। मध्य भारत में अधिकांश राज्यों में यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, अंडमान निकोबार आदि में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण मतलब राजनीति में क्या दृष्टिकोण है, राजनीति में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित प्रावधान करती है, जिसमें मुख्य रूप से 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, जिनमें से एक भाषा कौन सी भी है, हिंदी भाषा भी है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना। दोस्तों, राजभाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी समझने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी को संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं दिया गया है। तो राजभाषा का दर्जा कहाँ पर दिया गया है, तो संविधान के भाग 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के अंतर्गत दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 3-4 कॉन्सेप्ट में एक साथ रख रहा हूँ आपके सामने। एक है बोली, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक है बोली और एक है भाषा। बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये सभी अलग अलग अपने आप में, इन सब की हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोली और भाषा में क्या अंतर है। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि भाषा जो होती है वो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति अगर सीमित क्षेत्र में की जाए तो उसे बोली कहा जाएगा, और अगर विचारों की अभिव्यक्ति व्यापक क्षेत्र में की जाती है तो इसे भाषा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपन सीमित क्षेत्र में अगर बात करें, सीमित क्षेत्र में अगर बोल रहे हैं तो उसे बोली कहा जाएगा। अगर ये बोली जो है इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, भाषा कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ एक बार। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे मारवाड़ी है, इसका अपना अलग क्षेत्र है। बागड़ी बोली नीचे की तरफ बोली जाती है। हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती बोली जाती है। इधर जयपुर वाले क्षेत्र में ढूंढाली बोली जाती है। शेखावाटी, सिक्कर चोरू, झुंझुनू क्षेत्र में शेखावाटी बोली जाती है। मतलब ये जो बोलियां हैं इनके एक सीमित क्षेत्र है। अगर इनका क्षेत्र बढ़ जाए, जैसे राजस्थानी बोली का क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो इसे बोली नहीं कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, भाषा कहा जाएगा। तो राजस्थानी क्या है, एक भाषा है, और राजस्थानी भाषाओं की छोटी छोटी जो एक निश्चित क्षेत्र है इन्हें क्या कहा जाएगा, बोलियाँ कहा जाएगा। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाएगा, बोलियाँ कहलाएगा। अगर इसका क्राइटेरिया बढ़ जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, भाषा कहा जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए, एक होती है मातृभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा। इन तीनों को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मातृभाषा मतलब माता की भाषा, जो जननी यानी कि माता के मुख से सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। इसका विकास परिवार व समाज से होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि मातृभाषा परिवार व समाज की भाषा होती है। तीसरा प्रश्न कि विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सी भाषा होती है, तो आपको बताना है मातृभाषा। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम मातृभाषा होती है। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सभ्य उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ठीक है दोस्तों। चलिए, राजभाषा की बात करते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, राज्य यानी कि देश की भाषा, देश के प्रशासन की भाषा, अर्थात जिस भाषा में उस राज्य या देश का शासन संचालित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो भारत का शासन किस में संचालित होता है, हिंदी में। तो भारत की राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी। अतः आपको ये ध्यान रखना है कि राजभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान में कर रखा है। राजभाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ कर रखा है, तो भाग 17 में कर रखा है। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 के बीच में कर रखा है। ठीक है। और जो 8 अनुसूचियाँ हैं उनमें भी हिंदी भाषा का दे रखा है। ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण में हमने देख लिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता अथवा अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो संयुक्त रूप से बोली जाती है, किसी एक पर्टिकुलर भाषा को नहीं बोला जाता है। अतः यहाँ की कोई भी राष्ट्रभाषा
नहीं है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रभाषा का उल्लेख कहीं पे भी संविधान में नहीं कर रखा है। संविधान में केवल कौन सी भाषा का, राजभाषा का उल्लेख कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं व्याकरण। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण की हम बात करें तो मुख्य रूप से ये वी प्लस आ प्लस करण, इनसे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो आपको बताना है 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से, एक तो वी उपसर्ग और दूसरा आ उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, 2 उपसर्ग है, ध्यान रखना है। व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक रचना है, व्याकरण एक कृति है, व्याकरण एक संस्करण है, व्याकरण एक विधा है, व्याकरण एक ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ज्ञान कराती है: शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। यानी कि उच्चारण करना, लेखन करना और प्रयोग करना। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना। परिभाषा क्या बन जाएगी? व्याकरण वह ग्रंथ है या वह संस्करण है या व्याकरण वह विधा है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं या 3 भाग हैं। इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार शामिल हैं। भाषा व्याकरण के अंग या इकाइयों की बात करें तो वर्ण, शब्द और वाक्य। इसमें से सबसे छोटा अंग कौन सा है? वर्ण है, और सबसे बड़ा कौन सा है? वाक्य है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द, शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग वर्ण है और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। अब बात करते हैं हम वर्ण विचार की। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ध्वनि। ध्यान रखना है, सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि बताना है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण बताना है। लेकिन कई बार प्रश्न वो सीधा पूछ लेता है कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ना तो इन्होंने ये बताया कि मौखिक कौन सी है, ना ही ये पूछा कि लिखित कौन सी है। तो आपको बताना है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगी शब्द, क्योंकि वर्ण का तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। तो अर्थ किसका निकलता है? शब्द का निकलता है। ठीक है। हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों तो तीनों को आप एक साथ रख के देखना है। कौन कौन से? एक तो आपको वर्ण को, एक आपको शब्द को और एक आपको वाक्य को। इन तीनों को एक साथ रखना, क्योंकि व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हमने बताए हैं, एक वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य। ठीक है। अब जैसे इन्होंने पूछा है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो देखो अर्थ के आधार पर इकाइयाँ कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ निकलता है और वाक्य का अर्थ निकलता है। वर्ण का तो अर्थ निकलता ही नहीं है। तो इनमें से आपको देखना है शब्द और वाक्य में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब चूंकि ना तो वर्ण का भाव निकलता है, ना ही शब्द का कोई भाव निकलता है। भाव किसका निकलता है? वाक्य का भाव निकलता है। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। भाषा की एकमात्र भावार्थ, भाव या भाव के आधार पर अगर बात करें तो एक ही इकाई होती है वाक्य। छोटी इकाई भी वाक्य है और बड़ी इकाई भी वाक्य है, क्योंकि अर्थ या भावार्थ किसका निकलता है? भावार्थ केवल वाक्य का ही निकलता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ा इकाई, तो अर्थ के आधार पर हमने बताया था 2 इकाइयाँ होती हैं। एक कौन सी होती है? शब्द होती है और एक होती है वाक्य होती है। तो शब्द सबसे छोटी इकाई है अर्थ के आधार पर, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, तो भाव या भावार्थ की इकाई आधार पर एक इकाई होती है वाक्य। छोटी इकाई भी यही है और बड़ी इकाई भी यही है। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा के अंग 2 होते हैं, शब्द और वाक्य। क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, हमने बता दिया आप लोगों को। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग एक ही होता है, वाक्य होता है। ठीक है, क्योंकि शब्द के केवल अर्थ निकलते हैं, भावार्थ नहीं निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो। ध्वनि का अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है। वर्ण का अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है।
अर्थ किन किन का निकलता है, शब्द का निकलता है और वाक्य का निकलता है। अब इन्होंने देखो छोटी इकाई पूछी है, तो छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, शब्द। अगर बड़ी पूछता तो वाक्य कर देते। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमने लिख भी रखा है, ध्वनि मौखिक इकाई है, वर्ण कोई अर्थ नहीं निकलता है, शब्द का अर्थ निकलता है, वाक्य का अर्थ और भाव दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से सबसे छोटी शब्द हो जाएगा। वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। सभी वर्ण अक्षर होते हैं, जबकि सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, जैसे आम लिख रखा है। ठीक है, अक्षर वह ध्वनि है जो एक श्वास में उच्चारित हो जाती है, अर्थात इसमें वाणी का उतार चढ़ाव यानी कि स्वराघात बलाघात नहीं होता है अक्षर में। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि सभी जो वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्वर की। हिंदी में स्वरों की संख्या ध्यान रखनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, जो अंग ए होते हैं ये स्वरों में परिगणित नहीं होते हैं, क्योंकि अंग और ए जो होते हैं वो अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोग वाह, यानी कि ए प्लस योग प्लस वाह। ए का मतलब नहीं, योग मतलब जुड़कर, वाह मतलब वहन होने वाले, मतलब जो कि जुड़कर वहन नहीं होते हैं उन्हें अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह जो होते हैं यानी कि अंग और ए दो होते हैं, इनकी गिनती न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है, अर्थात वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ में जुड़कर वहन नहीं होते हैं अयोग वाह कहलाते हैं। इन्हें केवल स्वरों के साथ जोड़कर ही प्रयोग में लाया जा सकता है। स्वरों में गिनती नहीं होती है, लेकिन स्वरों के साथ में जुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण को। दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण को हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मात्रा या उच्चारण के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, जीभ की अनुक्रिया या क्रियाशीलता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, सभी की एक एक करके हम चर्चा करेंगे और किसको कैसे याद करना है इन सब ट्रिक की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी की क्लास में आज इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।